मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय प्रश्न पत्र के संकेतांक 822 HZ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके और सभी सेटों का हल आप देख सकें। हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा कि परिमेय संख्या होगी, तो दिए गए विकल्पों में √2 अपरिमेय संख्या है, फिर √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √9 तो देख रहे हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इस प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 2 में कह रहा किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार परवलयाकार होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। समीकरण निकाय x/a = y/b और दूसरा समीकरण है ax + by = a² + b² में y का मान होगा। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालकर यदि समीकरण 2 में रखें तो उससे हल करने पर y का मान मिल जाएगा। तो यदि इसमें हम हल करते हैं समीकरण 1 से, अगर देखें तो समीकरण 1 से x का मान मिल जाएगा। x इक्वल टू लिखेंगे तो y/b, इस x के मान को समीकरण 2 हमारा दिया है ax + by = a² + b²। इसमें हम x के स्थान पर मान रख दें तो a × ay/b + by = a² + b²। तो देख रहे हैं इस साइड से अगर हम b लाशा ले लें और दोनों से देख रहे हैं y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन कर लें तो a × a a² + b × b b² = a² + b²। a² + b² दोनों ओर से कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं y = b प्राप्त हो जाता है और y = b हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो दिए गए 4 विकल्पों में हमको देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें अगर देखें तो इस द्विघात समीकरण में अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण में जो दिया है समीकरण x² - 4x + a = 0, इसकी अगर व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करें तो देख रहे हैं a का मान 1 और b का मान -4 और c का मान a मिलता है। वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब विविक्तिकर b² - 4ac > 0, इसी में मान रख देंगे तो -4 का स्क्वायर -4 × a 1 × c a > 0 सरल करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 -4a > 0 या 16 -4a + 4a के रूप में जाएगा। 4 से कैंसिल कर दें तो इस प्रकार से देख रहे हैं a > 4 प्राप्त होगा और a > 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में अगर देखें तो कह रहा अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। तो इसमें अगर देखें पहला पद हमारा 1√2, दूसरा 2√2, तीसरा 3√2, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 10वां पद 10√2 के बराबर मिलेगा। 10√2, 10 को भी अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो 10 का स्क्वायर 100, 100 दुनाई 200, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है। छठे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का हमारा छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल और आवृत्ति अर्थात बारंबारता दी है, तो इससे हमको माध्य का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम माध्य का मान निकालें तो वर्ग अंतराल, देख रहे हैं वर्ग अंतराल का जो मान दिया है वर्ग अंतराल
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और इनकी बारंबारता देख रहे हैं क्रमशः दी हैं 2, 4, 6, 10। अब अगर हम मध्यमान निकालें, मध्यमान यक्ष, तो देख रहे हैं 5 से 0 घटाएंगे 5, 5 का आधा किए 2.5, तो सभी निम्न सीमाओं में अगर हम 2.5 जोड़ दें तो 0 प्लस 2.5, 2.5, 5 में जोड़ेंगे 7.5 और 10 12.5, 15 2 17.5। तो इस प्रकार से f इंटू यक्ष का एक कॉलम और बनाएंगे तो f इंटू यक्ष में आप पा रहे हैं यदि हम f और यक्ष का गुणनफल करें तो 2 में 2.5 से गुणा करेंगे तो 5.0। इसके बाद 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 6 पंचे 30, 6 दुनाई 12, 12 3 15 और 6 1 7। इसके बाद 10 में 17.5 से गुणा करेंगे तो हमारा 175 मिल जाएगा। इसके बाद हम बारंबारता का योग सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ये अगर ज्ञात कर लें, सिग्मा एफ देखेंगे 2 4 6 6 12 10 22, सिग्मा एफ का मान 22 मिल जाता है। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान मिलेगा 5 5 10 5 15, 4 7 4 11, 11 7 18 और 1 1 2, तो 285 आ जाता है। अब माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रख देते हैं 285/22। अगर इसको हम 22 का भाग 285 में दें तो 22 एकम 22, 6 28 65 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 10 54, 10 64 यानी 21 बचता है। तो 12 दशमलव, तो देख रहे दिए गए विकल्पों में हमारा 12 दशमलव सी नंबर में मिलता है तो 12.95। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें, अगले प्रश्न में दिया है कह रहा यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी अपान डीई इक्वल टू बी सी अपान एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो इस प्रश्न में अगर आप देखें तो इस दिए गए प्रश्न में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को बनाएं, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ, इसमें देख रहे हैं दिया है ए बी अपान डीई इक्वल टू बी सी अपान एफ डी। अब इसमें ए बी अपान डी इक्वल टू बी सी अपान एफ डी देख रहे हैं ए बी और डी ई का अनुपात इक्वल दिया है बी सी और एफ डी के अनुपात के, तो बी सी और दूसरे त्रिभुज में एफ डी। अब इसमें अगर देखें अगर ये अनुपात समान है तो इन भुजाओं के बीच का कोण पहले त्रिभुज में बी है दूसरे त्रिभुज में डी है, तो अगर कोण बी बराबर कोण डी हो जाए तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो प्रश्न में दिया है कि दोनों समरूप हैं इसलिए कोण बी बराबर कोण डी के होगा। तो दिए गए विकल्पों में देखें तो कोण बी बराबर कोण डी हमारा ऑप्शन डी पर दिया है, तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वीं में कह रहा शीर्ष 0 4 0 0 और 3 जीरो वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो यदि इन दिए हुए बिंदुओं से हम त्रिभुज बनाएं तो इसमें हम देख रहे हैं कि शीर्ष 0 4, सबसे पहले हम अगर अक्ष खींचें, एक बिंदु दिया है 0 4, 0 4 देखें तो ये हमारा y अक्ष में पड़ेगा। दूसरा 0 0 मूल बिंदु होता है और तीसरा 3 0 ये हमारा x अक्ष पर 3 0। इनके नाम यदि दे दिए जाएं ए ओ बी तो इस त्रिभुज ए ओ बी के परिमाप की बात कह रहा है। 0 4 बिंदु होने का मतलब ओ ए 4 होगा और बिंदु 3 0 इसका मतलब ओ से इस बिंदु की दूरी 3 इकाई मिलेगी। अब 3 0 और 0 4 इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 इकाई मिल जाएगी। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 4 3 7 5 12, तो 12 अगर देखें तो 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में दिया है, 9वें प्रश्न में कह रहा है कि 3 tan a इक्वल टू 4 तो sec a का मान होगा। तो अगर 3 tan a 4 दिया है तो इससे tan a का जो मान मिलेगा tan a इक्वल टू मिल जाएगा
टेन ए का यदि हम मान लिखें तो टेन ए इक्वल टू 4/3 और यदि हम त्रिभुज बनाएं, नाम इसका ए बी सी, टेन ए दिया है तो इस कोण के लिए लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा सेक ए का मान, सेक ए जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण की माप 5 है, आधार 3 है, तो 5/3 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 है और प्रश्न संख्या 10 में दिया है, 10 में कह रहा है टेन एल्फा प्लस काट एल्फा इक्वल टू 5 हो तो टेन स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा का मान होगा। दिया है टेन एल्फा प्लस कॉट एल्फा इक्वल टू 5, दिया हुआ मान है टेन एल्फा प्लस काट एल्फा इक्वल टू 5, इससे हमको टेन स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा का मान निकालना है। दोनों ओर का यदि हम वर्ग कर दें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 2 टेन एल्फा इंटू कॉट एल्फा इक्वल टू 5 का स्क्वायर किए 25 मिला, टेन काट का गुणनफल 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर 25 माइनस 2 और 25 से 2 घटाएंगे 23 मिल जाएगा। और देख रहे हैं 23 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है कह रहे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड तथा थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक दी है, तो कह रहा थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 और 1 जानते हैं साइन में 90 अंश का मान होता है, तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस थीटा लाएंगे इधर बटे में मिल जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर जानते हैं टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 मिल जाता है, टेन थीटा बराबर 1 और 1 जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है, तो इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश। अब हमको मान ज्ञात करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा की घात 4, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें हम थीटा की जगह 45 रख दें तो साइन 45 अंश की घात 4 प्लस कॉस 45 अंश की घात 4, साइन 45 अंश का मान 1/√2 इसकी घात 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर जानते हैं 1/2, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे 2/4, सरल करेंगे तो 1/2 अर्थात 1/2 मिलेगा। तो 1/2 अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है क्या एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो प्रश्नानुसार दिया है एक बिंदु Q से कह रहा एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसमें दिया है कह रहा एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर, ये कोई वृत्त है और इस पर एक बिंदु Q वृत्त के बाहर दिया है, इस Q बिंदु से कह रहा वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, तो Q की केंद्र से दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। अब हमको वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है, तो जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OPQ की माप 90 अंश मिल जाएगी। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस की प्रमेय से OP इक्वल टू मिल जाएगा √OQ² माइनस PQ²। अब इसी में हमको मान रख देना है, तो यदि मान रखेंगे OQ देख रहे हैं OQ की माप 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस PQ 24 है, 24 का स्क्वायर सरल कर लेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे 15 से 6 घटाएं 9,
बचा 1, 11 से 7 घटाएंगे 4, वर्गमूल लेते हैं 7। तो इस प्रकार से ओपी अर्थात वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी। तो देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है प्रश्न संख्या 14 में दिया है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा। तो यदि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो इसमें दिया है, कह रहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो O केंद्र का कोई वृत्त है जिस पर कह रहा बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं PA और दूसरी स्पर्श रेखा PB, ये परस्पर कह रहा है 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो इस प्रकार से इस कोण P का मान 80 अंश दिया है। तो कह रहा कोण POA, कोण POA ये हमको ज्ञात करना है। तो त्रिज्या OB को भी यदि हम मिलाएं तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, केंद्र पर बने कोण, दोनों स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। अर्थात कह सकते हैं इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो 180 से 80 घटाते हैं तो कोण AOB की माप 100 अंश मिल जाएगी। अब पूछ रहा कोण POA, तो ये OP रेखा कोण AOB को समद्विभाजित करती है। तो अगर ये पूरा कोण 100 अंश है तो ऐसी स्थिति में कोण POA की माप उसका आधा मिल जाएगी, 1/2 गुणे 100 अर्थात 50 अंश। 50 अंश अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा अंश है होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर हमारा विकल्प सी में, लेकिन बटे 360 नहीं है। विकल्प नंबर बी में अगर देखें 2 से 720 काटेंगे तो फिर ये हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है, क्या एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। देखिए पाइप व्यास 4 सेंटीमीटर, तो इसकी अगर हम त्रिज्या लिखते हैं, ये जैसे मान लीजिए एक पाइप है, और इस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या लिखेंगे 4 का आधा कर देंगे 2 सेंटीमीटर मिल जाएगी, और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, धातु का आयतन अगर हम निकालें तो V बराबर हमारा मिल जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। अब इसी में हमको मान रख देना, यदि मान रखेंगे तो पाई आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर किए 4 इंटू H 20, तो 20 चौक 80, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ठोस पाइप का आयतन होगा। तो 80 पाई अगर देखें तो विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 17 में आर त्रिज्या के किसी ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम जानते हैं फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग के लिए पहले हम एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता तो दी है, यदि इसमें हम एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएं तो देखिए बनेगा इस प्रकार से, वर्ग अंतराल का मान दिया है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल देख रहे हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इनकी बारंबारताएं क्रमशः बारंबारता देख रहे हैं, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 2 दी है, इसके बाद 8, फिर 12, 18 और 10। अब अगर हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाएं
तो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है। फिर अगले में 8 + 2 10, इसी प्रकार 12 10 22, 22 18 जोड़ेंगे तो 22 8 30 10 40, 40 10 50। अब हम बारंबारता का योग अगर निकाल लें, बारंबारता का योग करेंगे तो देख रहे हैं 8 2 10, 8 18 2 20, 2 1 3 1 4 1 5, तो n बराबर 50 मिलता है। अब अगर हम n/2 निकालें तो 50/2 25 आ जाएगा। 25 अगर देखें तो संचयी बारंबारता 40 के अंतर्गत पड़ेगा, जो कि वर्ग अंतराल 30 से 40 की है, इसलिए माध्यक वर्ग 30 से 40 होगा। माध्यक वर्ग का मान 30 से 40 होगा। और अगर 30 से 40 देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में दिया है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 हैं, तो इसका बहुलक होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में हम संबंध जानते हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य। इसी में हमको मान रख देना है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो मान दिया है 3 गुणे माध्यक, माध्यक देख रहे हैं माध्य और माध्यक क्रमशः, तो माध्यक 35 है, -2 गुणे माध्य, माध्य का मान देख रहे हैं 30 दिया है। तो इस प्रकार से 3 × 5 = 15, 3 × 9 1 10, -30 × 60 और घटाएंगे तो 5, 10 से 6 घटाएं 4, 45 प्राप्त होता है। 45 देख रहे हैं ऑप्शन बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बाकी सारी प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच होती है। तो पूछ रहा है घटना निश्चित रूप से घटती है तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अन्य सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इन सभी संकेतांकों का हल देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।